जी बेटा, अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे, दैट इज़ ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। सबसे पहला जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है बेटा, दैट इज़ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होता क्या है? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं टू किल बैक्टीरिया, उनको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which are derived from living organisms and are used to kill bacteria or inhibit the growth of bacteria. They are called antibiotics. एंटीबायोटिक किसी भी पर्सन को जो बीमार हो किसी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, उसको देते हैं। एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट। लेकिन अब हमारा थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि बहुत कॉमनली हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं, जिसके नतीजे में कोई रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है एंटीबायोटिक्स के अंदर। अब इसका हल क्या है कि एंटीबायोटिक्स को सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यूज़ करें और हमेशा एंटीबायोटिक्स चेंज करके यूज़ करें, ताकि कॉमन यूज़ एक ही मेडिसिन बार बार यूज़ करने से रेजिस्टेंस हो सकती है, उससे हमें बचना है। बेटा, दूसरा मेथड है ट्रीटमेंट के लिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। ये जो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी हैं बेटा, ये दोनों यूज़ होते हैं कैंसर को ट्रीट करने में। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं कि वो कैंसरस पार्ट जो है उसको एक्सपोज करते हैं टू रेडिएशन। बॉडी का वो हिस्सा जिसके कैंसर हो जाए उसको शॉर्टवेव रेडिएशन के सामने एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से जितने कैंसरस सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। और इसको बार बार रिपीटेडली एक्सपोजर देना पड़ता है और इसको रेगुलर इंटरवल्स पे देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक महीना दे लिया फिर 3-4 महीने घर बैठे रहे। डॉक्टर जैसे सुजेस्ट करे 15 डेज़ बाद, मंथ बाद, वीकली बेसिस पे, तो वैसे इसको करवाना पड़ता है। बेटा, कैंसर का दूसरा ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं कि कैंसरस पेशेंट को डिफरेंट केमिकल्स देते हैं, यानी टैबलेट्स या इंजेक्शंस देते हैं। इनको कहते हैं एंटी कैंसर केमिकल्स, यानी कैंसर को ख़त्म करने वाले केमिकल्स। ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंजेक्शन है मीथोट्रिक्सेट, मीथोट्रिक्सेट इंजेक्शन भी है और टैबलेट भी है। इसको यूज़ करते हैं कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए। बस इसका एक थोड़ा नुकसान ये है कि ये केमिकल्स कैंसर सेल्स को तो किल करते ही करते हैं, तो साथ में कुछ नॉर्मल सेल्स को भी ये किल कर देते हैं। इसलिए प्रेफरेबली रेडियोथेरेपी, लेकिन चूँकि बार बार ट्रैवलिंग, बार बार जाना, तो इसलिए कीमोथेरेपी भी करते हैं और अक्सर दोनों साइड बाय साइड ट्रीटमेंट्स भी चलती हैं। इसके अलावा एक रिसेंटली नई थेरेपी हुई है, वो है जीन प्रॉब्लम में। अगर कभी जीन का प्रॉब्लम हो जाए, जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाए, सिंस बर्थ को प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको ट्रीट करने के लिए वो जो डिफेक्टिव जीन है उसको निकाल लेते हैं और उसकी जगह एक हेल्दी जीन इंसर्ट करते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि एक डिफ़ॉल्ट जीन है? फॉर एग्जांपल, सिकल सेल एनीमिया हो गया, रेड ब्लड सेल्स की प्रॉपर शेप नहीं है, ऑक्सीजन कैरी नहीं करते हैं, तो अब हमें क्या पता है कि बोन मैरो के अंदर जो जीन्स हैं, वो जीन्स जो रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं उनके अंदर कहीं को फॉल्ट है, वो प्रॉपर नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो फिर ऐसे में हम उस जीन को आइसोलेट करने के बाद डिस्ट्रॉय करेंगे अंदर ही, और एक हेल्दी जीन लेने के बाद हेल्दी जीन जो है उनको इंसर्ट करेंगे इनटू द बोन मैरो। इसको कहते हैं बेटा जीन थेरेपी। इसके अलावा और मेथड्स हैं। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट है, जैसा कि हमने पहले प्लांट्स में पढ़ा था। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में कि कोई भी डिज़ीज़ के लिए जितने भी मेथड्स पॉसिबल हैं सारे के सारे यूज़ करना टू कम्बैट अ डिज़ीज़, टू कम्बैट अ डाइजेस्टस डिजीज़ इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे चूँकि एनिमल्स की बात हो रही है, ह्यूमन की वैसे बात हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे कि किसी भी डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए जितने भी मेथड्स जब और जैसे भी चाहिए, जिसमें कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो, उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। मीन combating a disease utilizing all methods as and when required and ensuring a participation of community in this program is known as integrated disease management। जैसे कि अभी हम करंट ही पास कर रहे हैं कोरोना से, तो अब इसका क्या इलाज है? एक तो ये कि बुखार नहीं होने देना है, इम्यूनिटी डेवलप करनी है किसी ना किसी तरीके से, अपनी डाइट को अच्छा रखना है,
एंटी पायरेटिक जो हैं यानी बुखार ख़त्म करने वाली मेडिसिन जो है उसको रेगुलर लेना है। इसके अलावा हम और क्या मेजर्स ले रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, एक दूसरे से मिलना कम किया, गले नहीं मिलना, दूर रहना है, फासला बढ़ाना है। जो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है कि बेटा किसी के करीब नहीं जाना, हाथों को बार बार धोना है। तो ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है। किसी भी डिजीज़ ख़त्म करने के लिए कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करते हैं। अब कम्युनिटी अगर किसी भी डिजीज़ के प्रॉब्लम्स उसके काजेज़ से अवेयर होगी तो फिर ही हम उससे बच सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और ये जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट है बेटा, किसी भी डेंजरस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए ह्यूमन सोसाइटी से बहुत ज़रूरी है। Integrated disease management is essential to combat or eradicate a disease from human society. इसके अलावा बेटा बायोलॉजी क्लोनिंग में रोल प्ले करती है। अब क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग का मतलब है आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। क्लोनिंग करते क्या हैं? टू अचीव यूजेनिक एम्स। यूजेनिक एम्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा काम जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचे, दैट इज़ यूजेनिक एम। क्लोन को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज अ सेल और इंडिविजुअल विच इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू एसेक्सुअल मेथड्स। अब इसमें होगा क्या? जितने भी मेंबर्स होंगे क्लोन के, चाहे हम जीन को क्लोन करें या इंडिविजुअल को क्लोन करें, वो सब जेनेटिकली सिमिलर होंगे जब तक कि उसके अंदर कोई म्यूटेशन ना हो जाए, यानी डीएनए के अंदर कोई सडन चेंज ना हो जाए, तो सब सेम है। अगर हम ये समझते हैं कि इस इंडिविजुअल का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ये बेनिफिशियल है, तो हम उसको क्लोन कर सकते हैं, वो 100% वही होगा। कोई भी अगर एनिमल की बात करें तो नेचुरली तो क्लोन नहीं बनता है, ठीक है, नेचुरली क्लोन नहीं बनता। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर पार्थियोजेनेसिस होती है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एपोमिक्सिस होती है, यानी वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो दे आर क्वाइट आइडेंटिकल विद देयर पेरेंट्स। सबसे जो पहली क्लोनिंग की बेटा वो 1997 में एक स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट ने की। उसने सबसे पहले एक शीप को क्लोन किया। क्या मेथड था कि फर्टिलाइज्ड एग लेने के बाद, फर्टिलाइज्ड एग लेके वोम्ब से, यूट्रस से उसके न्यूक्लियस को डिस्कार्ड किया और जिस एनिमल को क्लोन करना था उसके सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस लेके, सोमेटिक सेल क्यों? यानी बॉडी सेल्स, जर्म सेल नहीं, रिप्रोडक्टिव सेल नहीं, सोमेटिक सेल लिया जिसका जेनेटिक मटेरियल यानी जीन्स उसके सेम थे, वो न्यूक्लियस निकाल के उस फर्टिलाइज्ड एग सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिए और इस एग को न्यूक्लियस के इंजेक्ट करने के बाद से वोम्ब के अंदर प्लेस कर दिया, यानी यूट्रस में प्लेन कर दिया। अब इसकी यूट्रस के अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट के बाद नेचुरल बर्थ हुई, तो दैट वाज सिमिलर टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल विद द मदर एनिमल। तो इस तरीके से हम फ़ायदा क्या होगा कि एक एनिमल जो बुल रेस में, बुल रेस है, हॉर्स रेस है, डर्बी रेस भागते हैं घोड़े, या कुछ बहुत ही हम कीमती जानवर देखते हैं कि ऐसा एक और होना चाहिए, हम उनको क्लोन करके बेटा अपने पास रख सकते हैं, यानी क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं। इसका एक और टाइप है क्लोनिंग की, एक फर्टिलाइज्ड एग है यानी जाइगोट है, सम टाइम एक्सीडेंटली वो 1 से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जब दोनों जाइगोट यानी वो जो सेपरेशन हो गई जाइगोट के अंदर 2 सेल्स बन गए, तो वो दोनों इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगे। तो ऐसे में जो 2 इंडिविजुअल बनेंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, चाहे वो दोनों बेटियां हों, चाहे वो दोनों बेटे हों, जैसा भी हो वो होंगे आइडेंटिकल बेटा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि जेनेटिक मटेरियल दोनों का सेम है। तो क्लोनिंग को हम डिफरेंट फॉर्म एनिमल्स में, जो ऐसे एनिमल जिनकी नॉन पेडिग्री हो, जिनकी नस्ल का हमें पता हो, हम चाहें कि ऐसा ही हमें चाहिए एनिमल, तो हम उसको इस तरीके से क्लोन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और साइंसदान ह्यूमन को क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। रीज़न उसकी क्या है कि अगर हम ह्यूमन क्लोन कर लें तो उसको कहीं भी हम उससे कुछ ट्रांसप्लांट करने के लिए किडनी ले सकते हैं या लिवर ले सकते हैं, तो हम उसको एज अ ट्रांसप्लांट डोनर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके ऊपर बैन है बेटा।